एक शहर में रविचंद्रा और सुधा नाम का एक विवाहित जोड़ा रहा करता था। रवि की शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक में कपड़ों की दुकान थी। वो भी अपनी दुकान में हमेशा व्यस्त रहता था और लाभ भी अच्छा ही हो रहा था। यही कारण था कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका एक ही बेटा था और वो भी अपने पिता का व्यवसाय ही संभाल रहा था। एक बार घर पर वे वर्धन के विवाह प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। सुधा, मैं हमारे बेटे की तस्वीर सभी शहर के शादी ब्यूरो पर डाल चुका हूँ। तुम मंदिर जाओ और एक अच्छा दिन चुनकर आओ, उसने कहा। तब सुधा ने इस तरह जवाब दिया, मैं जाकर पता लगा लूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या हम अपनी बहू शहर से लाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम मुझसे इस तरह क्यों पूछ रही हो? हमारे लिए यही आसान होगा कि हमें ऐसी लड़की मिले जो इसी जगह पैदा हुई और पली बड़ी। इसलिए मैं शहर की ही लड़की लाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। रवि के कहते ही सुधा नाराज हो गई और अंदर चली गई। रवि को कुछ समझ नहीं आया। अरे अब क्या हुआ सुधा, तुम नाराज क्यों हो गई? क्या तुम्हें शहर की लड़की लाना पसंद नहीं? नहीं। तो फिर कहाँ की चाहिए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार की तरफ कोई लड़की है? कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहू के रूप में शहर की लड़की नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों? शहर की लड़की वो क्या जाने। रविवार के दिन वो पार्टी में जाएगी, मूवी देखना चाहेगी या किटी पार्टी अरेंज करेगी। वो क्या जाने हमारे पूजा, व्रत और किए जाने वाले अन्य शुभ अवसरों के बारे में, और भी कई अन्य त्योहार जिन्हें हम मनाते हैं। वो तो बस ऐश करेगी, ऐश। वो अपनी बात पर अड़ी थी और इसलिए रविचंद्रा ने आखिरकार अपनी बहू के रूप में एक गांव की लड़की को ही लाने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को भी इस बात के लिए मना लिया। तब बेटे वर्धन को भी उनकी बात माननी पड़ी। फिर उन्होंने गांव की एक लड़की लीला को अपनी बहू के रूप में चुना। शादी के प्रस्ताव पर सुधा ने जाकर लीला से पूछा, लीला, तुम रोजाना सुबह कितने बजे उठती हो? मैं आमतौर पर सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और इसके बाद मैं हमारी भैंस लक्ष्मी और सफेद गाय लच्छी का दूध दूहती हूँ और फिर मैं उनके शेड को साफ करती हूँ, घर साफ करती हूँ, गोबर से लीपती हूँ, रंगोली बनाती हूँ। उसके बाद ही मैं अंदर जाती हूँ। तब तक मेरी माँ उठ जाती है। फिर और बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझ गई। मैं तुम जैसी बहू ही चाह रही थी अपने लिए। इस तरह लीला सुधा को बेहद पसंद आ गई और फिर रिश्ता पक्का होने पर शादी की तिथि तय हुई। शादी भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई, लेकिन जब से लीला ने उनके घर में कदम रखा, उनकी परेशानियां शुरू हो गई। अपने ससुराल आते हुए वो एक भैंस पर सवार थी। ये देखकर सास सुधा चौंक गई। बहू लीला आमतौर पर दूल्हा घोड़े पर चढ़कर आता है, लेकिन तुम बहू होकर भैंस पर क्यों बैठी हो? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? उसने पूछा। तो लीला ने जवाब दिया, ऐसे क्यों पूछ रही है मुझसे? दूध पीने के शरीर को ताकत मिलती है और अगर हमें दूध चाहिए तो हमें भैंस चाहिए, इसलिए मैं अपनी भैंस ले आई। ये भैंस शुद्ध दूध देगी। शहर के दूध में 1000 तरह की मिलावट होती है। वो दूध पीना ना पीना कोई मतलब का नहीं, उल्टे हमें बीमारी हो जाएगी ना। उसने भैंस के दूध पर एक पूरा निबंध ही बोल डाला। तभी उस भैंस ने गोबर करके उस जगह को गंदा कर दिया। गांव की लड़की लीला को भैंस पर चढ़ा देख पड़ोसी हंस पड़े। जब सुधा ने ये सब देखा तो उसे अपमानित महसूस हुआ और वो लीला को अंदर ले गई। अगली सुबह अपनी सास के उठने से पहले ही लीला उठ गई और बाहर गई, पानी छिड़का और रंगोली लगाई और घर का काम करने लगी। हमेशा की तरह वर्धन सुबह की सैर के लिए उठा। जूता पहनकर बाहर आया तो अचानक फिसलकर नीचे गिर गया। उसने महसूस किया कि सब ओर से गोबर की बदबू आ रही है, तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा, लीला, लीला, ये सब क्या है? अय्यो, जब मैंने सारी जगह साफ कर रंगोली डाली थी, तुमने खराब कर दी। मुझे लग रहा है कि मुझे इसे फिर से गाय के गोबर से लीपना होगा। तुमने सीमेंट के फ्लोर पर गोबर क्यों लीपा? तुम्हारे पास दिमाग भी है या नहीं? अपनी बातों को बंद करो, मेरे पास दिमाग है, तभी तो मैंने इसे सिर्फ यहाँ पर गोबर से लीपा और रंगोली लगाई। नहीं तो मैं सारा घर पानी से धोती और हर जगह रंगोली बना देती ना। कुछ तो समझो ना,
उसने कहा, और उसे ऐसा कहते देखकर वो फिर से चौंक गया। फिर वर्धन ने सोचा कि नई लड़की को परेशान न करे। उसने जाकर नहा धोकर बाहर जाने की सोची तो उसकी बाइक पर 4 मुर्गे चढ़े खड़े देखे। उन्हें देखकर वो भड़क गया और फिर से जोर जोर से चीखने लगा। तभी लीला दौड़ती हुई बाहर आई। उसने पूछा, ये सब क्या है, कहाँ से आ गए ये? मैंने उन्हें खरीदा था जी, कल ही। इसका मतलब है कि तुम न केवल अपनी भैंस बल्कि ये मुर्गे भी रखने वाली हो क्या? हाँ जी, सिर्फ दूध पीना काफी थोड़ी है, हमें अंडे भी खाना चाहिए, और अगर हम देसी मुर्गी के अंडे खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। वो उसे हेल्थ टिप्स देने लगी। इस तरह वो हर दिन अपने उपद्रव से शहर के जीवन को गांव के माहौल में ढालने की कोशिश कर रही थी। इस गांव की बहू ने शहर के घर को गांव का तबेला बना दिया। उसका स्वभाव देख सुधा सोचने लगी, भगवान, मैंने सोचा था अगर हमें गांव की बहू मिल जाए तो मैं अगली पीढ़ी तक भी परंपराओं का पालन कर सकूंगी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गांव की लड़की ऐसे सुंदर घर का ऐसा बुरा हाल कर देगी। मैंने मूर्खता की कि एक गांव की लड़की को चुना। उसने अपनी गलती पर पछतावा किया। उसकी इच्छा ने घर में इतना बड़ा तमाशा कर डाला था, और इस तरह गांव की दुल्हन ने शहर के लोगों के जीवन में तहलका मचा दिया। गोवर्धन नाम का एक नाई एक गांव में रहता था। उस गांव में उसका एक हेयर कटिंग सैलून था। उस गांव के आदमी बाल कटवाने के लिए और हजामत बनवाने के लिए उसके पास आते थे। दूसरी ओर गोवर्धन की थी 2 बेटियां, बड़ी बेटी नंदिनी और छोटी बेटी कीर्ति। एक दिन कीर्ति नंदिनी से यूं कहने लगी, दीदी, घर में खाली बैठने की बजाय हम कुछ काम क्यों नहीं करते? कुछ पैसे भी कमा पाएंगे ना, क्या कहती हो आप? हम कौन सा काम कर सकते हैं कीर्ति ऐसा? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? पापा जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। मतलब पापा की तरह क्या हमें भी आदमियों की दाढ़ी शेव और बाल काटनी चाहिए? अरे ऐसे नहीं, आदमियों की तरह महिलाएं भी तो अपने बाल सेट करवाती हैं ना। हम कैसे ब्यूटी पार्लर जाते हैं और बाल सेट करवाते हैं? उसने समझाया। जब नंदिनी ने सुना तो समझ गई, बात तो सही है, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। हमारे गांव में एक भी लेडीज ब्यूटी पार्लर नहीं। अगर हम शुरू करें तो ये अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन हम तो ये काम करना जानते नहीं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम देखते हैं ना हमारे पापा कैसे कटिंग करते हैं, और बालों को सेट करने के लिए हम YouTube देख कर मैनेज कर सकते हैं। तब तो आज पापा के आने पर हम उनसे कहेंगी कि हमारे लिए भी एक सैलून खोले। कुछ देर बाद पापा आ गए। उनके आते ही उन्होंने उनको अपने आइडिया के बारे में बताया। ये सुनकर गोवर्धन ने कहा, तुम्हारा आइडिया बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हें काम नहीं आता तो परेशानी होगी ना। इसीलिए सैलून शुरू करने से पहले मुझसे ट्रेनिंग लो, फिर तुम खुद का काम शुरू कर लेना, है कि नहीं? तब दोनों बेटियां इसके लिए राजी हो गईं। 1 हफ्ते तक गोवर्धन ने उन्हें सिखाया कि चेहरे के लिए कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, क्रीम कैसे लगाते हैं और हेयर स्टाइल कैसे करना है, और भी कई ढेर सारी बातें। फिर उन्होंने अपना एक लेडीज ब्यूटी पार्लर खोल लिया। क्योंकि उस गांव में कोई दूसरा ब्यूटी पार्लर नहीं था, भौएं, फेशियल और बाल कटवाने के लिए महिलाएं आने लगी और वे उनका काम करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दोनों बहनें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थीं। एक सुबह, कीर्ति, सुबह से हम काम कर रहे हैं, लेकिन कितने पैसे कमाए अब तक? हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं ना, लेकिन पैसा उतना कहाँ मिल रहा है जितना कमाने का दिल है। हाँ दीदी, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया, बोलना। जो लड़कियां हमारे पास आती है ना, हम उन्हें बताएं कि उनकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, और ऐसा कहकर उनके बाल काट लें और फिर उन्हें बाजार में बेचें, जिनकी आजकल बहुत डिमांड है दीदी। हाँ, ये तो एकदम सुपर आइडिया है। वे दोनों बातें कर रही थी कि तभी उनके पार्लर में एक लड़की ने प्रवेश किया। मुझे अपनी आईब्रोज करवानी है और एक स्टाइलिश हेयर कट। कीर्ति ने लड़की की भौएं ट्रिम की और नंदिनी ने उसके आधे बाल काट दिए। ये देखकर लड़की चौंक गई और बोली, अरे अरे, इतने बाल काट दिए। ओ मैडम, इस हेयर कट में आप एक हीरोइन की तरह लग रही हो। बाल कटवाने से क्वीन एलिजाबेथ से कम नहीं लग रही हो आप। इस तरह बताकर उन्होंने उसे अपनी कहानियों से प्रभावित कर लिया। उस लड़की को उन पर भरोसा हो गया। ओह, यानी बाल कटवाने के बाद मैं सुंदर दिख रही हूँ, है ना?
हम आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने उसे विश्वास दिलाया और उस लड़की ने भरोसा कर लिया, उन्हें पैसे दिए और चली गई। ऐसे ही उस दिन से जो भी लेडी आती वो उसे कहानियां सुनाया करती और लंबे बाल काट कर छोटे कर देती। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बहनें नकली बाल जमा करके और बेचकर खूब पैसे कमा रही थी। जब ऐसे चल रहा था, एक दिन एक लंबे बालों वाली लड़की उनके सलून में आ गई और बोली, मुझे सिर्फ आईब्रो और फेशियल करवाना है। अरे मैडम, आपके तो लंबे बाल हैं, तो हेयर स्टाइल भी चेंज। उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आईब्रो और फेशियल। हम आपको बेहद खूबसूरत बना देंगे, जस्ट रिलैक्स। इतना कहकर फेशियल और आईब्रो करने के बाद नंदिनी ने उसका ध्यान भटका दिया और उसके बाल काट डाले। ये देखकर लड़की भड़क गई। ओह गॉड, मेरे बाल कहाँ गए? हमने आपके बाल काट दिए और देखिए अब आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जब उन्होंने कहा तो लड़की गुस्से में आ गई। तुमसे किसने कहा मेरे बाल काटने के लिए? मेरे लंबे बाल देखकर ये मेरी शादी तय हुई थी और ये बोलने के बाद भी कि मेरे बालों को मत छूना, तुमने मेरे बाल काटकर खराब कर दिए। अगर मेरी शादी कैंसिल हुई तो तुम जेल में होगी। ऐसा मत कहो, तुम्हारे बाल तो बढ़ जाएंगे ना। अरे मुझे सलाह देना बंद करो, मेरे बाल वापस करो। उनके बीच तू मैं शुरू हो गई और उनके पास दराज में रखे उसके कटे बालों को वापस देने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उस दराज में उस लड़की ने और बहुत सारे बाल देखे तो वो चौंक गई। इसका मतलब है तुम दोनों लेडीज के बाल कट करके पैसा कमा रही हो। मैं देखती हूँ तुम कैसे चलाती हो ये पार्लर। उसने अपने बाल लिए और फिर बाहर जाकर पूरे गांव वालों को बता दिया कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं। ये सुनने के बाद सभी को पता चल गया कि वे जानबूझकर उनके बाल काट रही थी। उस दिन के बाद से कोई भी उन बहनों के सैलून नहीं आया। पैसे के लालच में उनका धंधा चौपट हो गया।